नमस्ते सर जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात क्लियर कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जी इसका नेक्स्ट एपिसोड लाओ। तो आ चुका हूँ मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। CH-108 जबरदस्ती की पार्टनरशिप। शौर्य रात भर पाकिस्तान के अंदर जोरदार तभी मचाकर वापस आता है जब वह रात को होटल वापस अपने कमरे में आता है तो वह काफी थक चुका था। उसने बेड पर एक छलांग मारी और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन शौर्य एकदम फ्रेश होकर उठा। उसने सुबह की एक्सरसाइज की और फिर नहा धोकर ऑफिस पहुंच गया। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। कशिश के आते ही कशिश ने शौर्य को आज की बात बता दी। कल शाम देश के सारे न्यूज चैनल पर खबर थी कि कोरिया की पाक कॉरपोरेशन भारत में बहुत बड़ा विदेशी निवेश लेकर आ रही है और वे लोग नवी मुंबई के पास एक कृत्रिम शहर को विकसित करने वाले हैं। इस बार पाक उन अपनी कंपनी को लीड कर रही है। वह आज महाराष्ट्र सरकार के साथ ये डील करने वाली है। लेकिन इसमें एक बात और भी ज्यादा खास थी। वह आज फीनिक्स फार्मा को खरीदने का प्लान कर रही है और इस बात को उसने मीडिया के सामने जानबूझकर बताया था। इस वक्त फीनिक्स फार्मा चुड़ैल के हाथ में मतलब रिया सिंघानिया के हाथ में है और उसका अप्रत्यक्ष रूप से असर गीतांजलि मेडिसिन पर होने वाला था। शौर्य ने कुछ दिनों पहले ही फीनिक्स फार्मा को एक आयुर्वेदिक ब्यूटी क्रीम बनाने का काम दिया था। वह प्रोडक्ट कुछ दिनों में लॉन्च हुआ था और उसने काफी मोटी कमाई करके दी थी। ऐसे वक्त में उस कंपनी को खरीदने की बात करना, वह भी बिना उसके मालिक से पूछे, ये बात खरीदने वाले के पैसों का घमंड बताती है। शौर्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा घमंडी लोगों से नफरत करता है। जब उसने ये सुना तो वह गुस्से में बोला, उस उलझूल की ये हिम्मत कि मेरी कंपनी खरीदने के सपने देखे। लगता है पिछली बार का सबक कम पड़ गया है। मुझे तुरंत रिया से मिलने दिल्ली जाना होगा। कशिश, तुम आज के आज मुंबई में एक अच्छा लोकेशन देखो और चाहे जितना पैसा लगे वहां एक अच्छी जगह खरीद लो। मैं खुद ऑफिस को डिजाइन करके उसे बनाकर तुम्हें दे दूंगा। कशिश ने शौर्य की बात पर हाँ में जवाब दिया। शौर्य उसके बाद तुरंत दिल्ली के लिए अपनी तलवार पर बैठकर निकल गया। कुछ ही मिनटों में शौर्य दिल्ली पहुंच गया था। यहां आते ही वह सीधा फीनिक्स फार्मा के ऑफिस पहुंच गया। शौर्य ने सीधा रिया के ऑफिस में एंट्री मारी, लेकिन अंदर आते ही वह थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसके सामने एक कोरिया लड़की बैठी थी और वह रिया को अपने पैसों की धौंस दिखाकर कंपनी बेचने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे ही शौर्य अंदर आया, रिया अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक स्माइल आई। शौर्य ने उसे अपनी गर्दन हिलाकर बैठने के लिए कहा और फिर वह रिया की बगल वाली कुर्सी पर आकर जून के सामने बैठ गया और हंसते हुए बोला, और क्या हाल है उलझूल जो भी है। हमारी फिर मुलाकात हो गई। जब जून ने शौर्य को देखा तो उसकी सांस गले में अटक गई थी। उसे फिर वह वाकया याद आया जब शौर्य ने उसके लोगों को बेरहम से मारा था और उसे ऑफिस के गेट पर लटका के रखा था। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। जब जून ने शौर्य की आवाज सुनी तो वह हकलाते हुए बोली, हेलो मिस्टर शौर्य, आप यहाँ कैसे? तभी रिया बोली, आप मेरी कंपनी खरीदने आई थी तो मुझे लगा आपको मालूम होगा कि 65% के शेयर शौर्य के नाम पर है। मैं तो बस 35% की मालकिन हूँ और इस कंपनी को उनके बेखौफ में देखती हूँ। रिया की बात सुनकर जून को ठंड में भी पसीना आने लगा। उसने खुद से कहा, हे भगवान, ये राक्षस इस कंपनी का मालिक कब बना? मुझे कुछ भी क्यों पता नहीं चला? अब मैं क्या करूं? मैंने तो मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें की थी। हे भगवान, मुझे ऐसे कैसे बार बार इस लड़के के सामने लेकर आते हो? तभी शौर्य कहता है, मैंने सुना है आपको एक सिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट सरकार के स्मार्ट सिटी मुहिम के अंतर्गत मिला है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अगर मैं कहूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी में करो और जो प्रॉफिट होगा उसे हम 50-50% के पार्टनरशिप में करें। मैं भी इसमें 50% की इन्वेस्टमेंट करूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शौर्य की बात सुनकर जून को झटका लगा। इस लड़के ने इस बार मुझे बिना किसी टेढ़ी चाल के एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल कैसे दे दिया? तभी जून सोचकर कहती है, मिस्टर शौर्य, वैसे आपका प्रपोजल अच्छा है पर हमने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह हमारे अंडर ही करने का सोचा है ताकि हम यहाँ पूरी कोरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। और हमारे देसी भी बेहतर है। हम चाहते हैं कि इसे एक ऐसी सिटी के तौर पर डेवलप करे जो कि समय के साथ खुद को बदल सके। शौर्य मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना आंटी, जब तुमने ये बात कही कि तुम मेरी कंपनी खरीद रही हो उसी वक्त ये प्रोजेक्ट पूरी तरह मेरा हो चुका है।
लेकिन मैंने तुम पर दया दिखाते हुए 50-50 की पार्टनरशिप ऑफर की है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी 100% इन्वेस्टमेंट पर तुमसे 50% की पार्टनरशिप ले सकता हूं और सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैंने तुम्हारी डिजीज देखी है, बम्बाह कुछ खास नहीं है। मैं चाहूंगा कि तुम मेरी डिजाइन को सरकार को दिखाकर उस पर आज उनकी अनुमति लेना। और हाँ, मुझे शाम तक मीडिया के पास ये खबर चाहिए कि तुमने 50% की पार्टनरशिप गीतांजलि इंटरप्राइजेज के साथ की है। इस वक्त शौर्य उसे रिक्वेस्ट नहीं सीधा ऑर्डर दे रहा था। और जून अच्छे से जानती थी कि अगर उसने ना कहा तो कल का सूरज ये देख नहीं पाएगी। वह उठ खड़ी हो गई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर मिस्टर शौर्य अपनी डिजाइन मुझे दिखा दे तो मैं आपकी बात मान सकती हूँ। शौर्य ने रिया को प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जाकर अभी अभी आई हुई ब्लूप्रिंट प्रिंट को लेकर आने कहा। रिया ने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहकर उसे मंगवाया। इस वक्त जून शौर्य के डिजीज को ध्यान से देख रही थी। ये डिजाइन बहुत एडवांस थी। उसकी डिजाइन इस डिजाइन के आसपास भी नहीं थी। भगवान त्वस्तर के ज्ञान की वजह से शौर्य के लिए ऐसी डिजाइन वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कोरिया के लोग भी फेंग शुई में विश्वास करते थे और ये फेंग शुई वास्तुशास्त्र की एक ब्रांच जैसे थी। शौर्य की डिजाइन भारतीय प्राचीन वास्तुशास्त्र का उत्कृष्ट नमूना थी। जब पूरी ब्लूप्रिंट जून ने देखी तो वह मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर शौर्य, आपकी डिजाइन बहुत खास है। अगर ये डिजाइन सरकार को पसंद आती है तो मैं आपके शर्तों के मुताबिक आपके साथ 50-50 पार्टनरशिप करूंगी। ये सुनकर शौर्य को अच्छा लगा और बोला, गुड, वेरी गुड। अब जाओ और मीडिया को कहना कि तुमने इस कंपनी को खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया है। जून अपनी जगह से खड़ी हो गई और शौर्य के डिजाइन लेकर वहां से चली गई। शौर्य फिर रिया की ओर मुड़ा और बोला, मेरी प्यारी चुड़ैल, इस छिपकली के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी? क्या ये तुमसे भी बड़ी डायन है क्या? ये सुनकर रिया भड़क गई और टेबल पर रखी फाइल शौर्य को फेंक कर मारते हुई बोली, जब से ये कंपनी तुमने मेरे गले बांधी है मुझे न रात को नींद आती है न दिन में एक पल का आराम मिलता है। तुम किसी और को ढूंढो अपने काम करने के लिए। तभी शौर्य उसके गुस्से को शांत करते हुए कहता है, अरे शांत हो जा मेरी माँ, सुन, तुझे सिर्फ 1 और महीने के लिए इसे झेलना है। 1 महीने बाद मैं सारी कंपनियों को मर्ज कर दूंगा। तब तुम्हें कशिश सिमरन और मेरी होने वाली बीवी आर्या भी मदद करेगी। ये सुनकर रिया का गुस्सा शांत हुआ। फिर वह टांग खींचते हुए बोली, शौर्य, मुझे लगता है तुम एक प्लेबॉय हो। तुम्हारे आसपास हमेशा लड़कियां ही क्यों होती है? कोई लड़के तुम्हें मिलते नहीं क्या? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बोला, वो क्या है ना, मेरे हिसाब से लड़कियां ईमानदार होती है। वे किसी भी तरह का कंपनी के अंदर घपला नहीं करती है। वे लोग अपने काम के प्रति वफादार भी होती है। इससे उल्टा लड़के, इनके ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए ज्यादातर लड़के जुगाड़ करके पैसे ऐंठने की फिराक में ही होते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ हमारा नया ऑफिस मुंबई में होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी दवाइयों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखेंगे तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुंबई एक अच्छी जगह हो सकती है। ये सुनकर रिया को भी शौर्य की दूरदृष्टि अच्छी लगी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर अपने फाइल को खोलकर देखने लगी। शौर्य भी अब समझ गया कि ये लड़की एक बार कोई काम करने बैठे और आप उसके साथ बोलने जाओ तो ये किसी बिल्ली से कम नहीं जो आपको बात बात पर नाखून मारे। ये सोचकर शौर्य बाहर आया और सीधा हवाई रास्ते से द्वारिका वापस आ गया। आते ही वह सीधा अपने कॉलेज गया। पिछले कई दिनों से वो कॉलेज नहीं आया था। आज वह खास प्रिंसिपल से मिलने आया था। आते ही उसने उन्हें अपने ट्रांसफर की बात की। प्रिंसिपल ने भी शौर्य की हालत को समझकर शौर्य को उसके ट्रांसफर पेपर बना के दे दिए। शौर्य अपने पेपर्स लेकर वापस सांगली के लिए निकल गया। जब वह घर वापस पहुंचा तो उसने बड़े दादाजी को सारी अग्निहोत्री परिवार के साथ घटी घटना बता दी और उसका उनके साथ रहने का फैसला भी बता दिया। दादाजी ने इस बात पर शौर्य की पीठ थपथपाई और उसे उनके पास रहने की अनुमति दे दी। तभी आर्या उसके पास आए और उसे उसके वापस जाने के बारे में बताने लगी। शौर्य ने कुछ सोचा और उसे और इशिका को एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ गया। इस वक्त विराज द्वारिका में ही था। आर्या को भी शौर्य ने उसके बिजनेस को ट्रांसफर करने की सलाह दी थी, पर वह उसकी बात को टालते हुए बोली, मैं इसके बारे में हमारे शादी के बाद सोचूंगी। तब तक मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। शौर्य ने उसे फिर इसके बारे में बोलना ठीक नहीं समझा। शाम तक शौर्य ने अपना एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर लिया था। यहाँ भी उसे अच्छे प्रोफेसर मिले। वे सब लोग भी शौर्य के आने से खुश थे, क्योंकि उन्हें शौर्य की कंपनी के बारे में अच्छे से पता था।
शाम को शौर्य घर आया और अपनी चाची और उनके बहुओं के साथ टीवी के सामने आके बैठ गया और उसने टीवी सीरियल का चैनल बदलकर न्यूज चैनल लगाया। उसकी छोटी चाची यानी विराज की माँ उसे कुछ बोलने वाली थी, तभी उसने टीवी पर गीतांजलि एंटरप्राइज का नाम देखा। सब लोग अब न्यूज को ध्यान से देखने लगे। न्यूज में कहा जा रहा था कि पाक कॉरपोरेशन गीतांजलि एंटरप्राइज, जो एक भारतीय कंपनी है, उसके साथ 50-50 पार्टनरशिप करने वाली है। साथ ही शहर का डिजाइन जो गीतांजलि एंटरप्राइज ने बनाया है वह सरकार को पसंद आया है। इस वक्त टीवी पर जून और शौर्य की तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी। ये देख बड़ी चाची बोली, ये मीडिया वाले जानबूझकर हमारे शौर्य की बगल में उस लड़की का फोटो दिखा रहे हैं। मानो ये लोग बोल रहे हो कि शौर्य की शादी इस लड़की के साथ हो रही हो। बेशर्म मीडिया है ये। तभी दूसरे नंबर की चाची बोली, हमारे विराज के आगे वह एक छिपकली की तरह दिख रही है। जरा देखो तो वह कैसे दिख रही है। तभी शौर्य की एक भाभी बोली, माँ जी ये तो प्लॉट सर्जरी का कमाल है। उनका देश इसमें बहुत आगे है। तभी टीवी पर एक और न्यूज आई, पाक कॉरपोरेशन ने फीनिक्स फार्मा खरीदने से कदम पीछे लिया है। उसके साथ रिया की फोटो भी स्क्रीन पर झलकने लगी। तभी एक और न्यूज नीचे आई, फीनिक्स फार्मा के मालिक शौर्य ही है। शौर्य और रिया दोनों इस कंपनी में पार्टनर्स है। जब ये बात सभी ने सुनी तो वे लोग शौर्य को सांवली नजरों से देखने लगे। तो शौर्य उन्हें समझाते हुए बोला, इस कंपनी को मैंने यहाँ आने से पहले खरीद लिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी बड़ी भाभी अधीर की पत्नी आकांक्षा बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे उन्होंने खुद आकर ये कंपनी तुम्हें गिफ्ट कर दी हो। इस बात पर शौर्य जोर जोर से हंसते हुए बोला, ये एकदम सही कहा, उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने सिंघानिया को गन पॉइंट पर लेकर ये कंपनी हासिल की थी। ये सुनकर सब लोग एकदम चुप होकर टीवी देखने लगे, मानो उन्हें शौर्य की बात छूट लगी हो। इसी बीच खबर आई, कल रात पाकिस्तान के कई इलाकों में हमले हुए और इन हमलों में पाकिस्तान के कई बड़े बड़े लोग मारे गए हैं। इसमें भारत के दामाद कहे जाने वाले इरफान को भी किसी ने कड़ी सुरक्षा के होते हुए अंदर घुसकर उसे मार दिया। पाकिस्तानी आर्मी एक कमांड जनरल भी कल रात अपने घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। कराची के अंदर चल रहे एक आतंकवादी ठिकाने को भी उड़ा दिया है और साथ ही लश्कर-ए-जुनैद के नेता जो कल अपने बेटे के शादी का जश्न मना रहे थे, वे भी कल एक धमाके के साथ मरे गए हैं। शौर्य इस न्यूज को देखकर मुस्कुराया और चीफ को फोन लगाकर बोला, तो दादाजी कैसी लगी आज की ब्रेकिंग न्यूज। चीफ बोले, मन बहुत खुश हुआ है मेरा, बस अब सिर्फ कुछ एजेंसी बच है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। एक बार बस उनका पता मुझे मिल जाए तो उन्हें भी बड़ा तड़पा तड़पा कर लूंगा। ये सुनकर शौर्य बोला, दादाजी उसकी चिंता न करो, कुछ दिनों में उन्हें भी आपके पास पहुंचा दूंगा। ये सुनकर चीफ और भी ज्यादा खुश हुए और शौर्य का धन्यवाद कहकर फोन काट देते हैं। अब शौर्य के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो वह डिमेंसी में चला आता है। अंदर आकर उसने देखा कि सभी लड़कियां और माया किसी काम में व्यस्त है। वे सभी लोग धन्वंतरी के बगीचे की दुर्लभ जड़ी बूटियों को एक पहाड़ के ऊपर लगा रही थी। साथ ही उसमें आध्यात्मिक पानी डालकर उसे सिंच रही थी। जिन लड़कियों को किसानी का अनुभव था वे लोग आगे थे। शौर्य को जब उन लोगों ने देख तो सब लोग उसके पास आ गई और उसके अगल बगल खड़ी हो गई। उन्होंने शौर्य को पूरे बागान को दिखाया। शौर्य ने भी उसे अच्छे से देख और खुश हुआ। जब शौर्य और बाकी के लोग वापस महल लौटे तो शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि सभी लड़कियों चक्र साधना के अंतिम चरण में पहुंच गई है। शौर्य ये देखकर खुश हुआ और सोचने लगा कि अगर इन्हें घर पर परिवार के सुरक्षा के लिए बाहर ले जाया तो कैसा होगा, या फिर मैं अपनी एक प्राइवेट संगठन बना दूं जिसमें ये लोग कली के प्रभाव वाले लोगों को ढूंढ कर मारे। इसी उधेड़ बुन में सिंहासन पर बैठकर सोच रहा था, क्या शौर्य अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाएगा? कैसा रहेगा मुंबई यूनिवर्सिटी में शौर्य का पहला दिन? क्या शौर्य ले पाएगा एक अच्छी जगह अपने ऑफिस और कंपनी के लिए? अब क्या होगा आगे?